दोस्तों नमस्कार। 4PM गुजरात और 4PM न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों आप जानते हैं कि देश में चुनावी प्रक्रिया को लेकर हम बहुत एक लंबे अरसे से सवाल उठा रहे हैं और वो है कि वो चुनावी प्रक्रिया की जो पारदर्शिता है वो सवालों के घेरे में है और बड़े मजबूत सवालों के घेरे में है। और सिर्फ सवालों के घेरे में नहीं है, मैं आपको बताऊं, उस सवालों के घेरे में इस प्रक्रिया के होने से जो विश्वसनीयता है चुनाव की, उसके परिणामों की, इस पूरी प्रक्रिया की, उस पर बहुत बड़ा एक प्रश्नार्थ चिन्ह लगा हुआ है। और इसी को जो है, इसी बात को अब क्या हुआ है कि देश में जनता में इसके लिए, इसके खिलाफ एक विरोध का वातावरण पैदा हुआ है और विरोध प्रकट करने के लिए लोग अब सड़क पर उतर रहे हैं। कुछ अच्छे लोग हैं जिन्होंने इसमें जो है वो अगुवाई ली है, जैसे कि आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं भानु प्रताप सिंह साहब, उनके और उनके पूरे जो साथी लोग हैं, सब ने मिलके इसको एक आंदोलन का स्वरूप दे दिया है। और उसको लेकर कल मतलब कि 31 जनवरी को दिल्ली में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन भी था। वो सब कैसे रहा पूरा प्रदर्शन, अब तक की ये जो लड़ाई है वो कहाँ तक पहुंची है और क्या नई बात है जो आप तक पहुंच सकती है भानु जी के द्वारा, तो हमने कहा कि आज उनको आमंत्रित कर लेते हैं। तो हमने उनको आमंत्रित किया है और उन्हीं से जो है आगे सुनेंगे एक कल का दिन कैसा रहा और ऐसी कौन सी नई बात है जो वो देश की जनता को बता सकते हैं। भानु जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी शुक्रिया। अब आप ही बताइए, मैं अब पूरा स्क्रीन आपको दे देता हूँ। कल का दिन कैसा रहा, आंदोलन जो है कहाँ कहाँ तक पहुंच रहा है, किस तरह की जागृति फैल रही है और ऐसी कौन सी बात है जो देश की जनता को आज की तारीख में आपकी ओर से जानना चाहिए। सबसे पहले मयूर जानी जी, आपको और आपके पूरे जो टीम है 4PM की, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपका हार्दिक अभिनंदन। देखिए, जो कल की बात है, मैं समझता हूं अब तक का ईवीएम के खिलाफ में सबसे बड़ा प्रदर्शन कल हुआ है। जी, जंतर मंतर पूरी तरह से खचाखच भरा हुआ था। जी, धारा 144 लगे होने के बावजूद भी जी, इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां पर थे। और सबसे खूबसूरत बात यह थी कि वहां पर केवल दिल्ली या दिल्ली के आसपास के लोग नहीं थे, वहां पर पूरे देश भर से आए हुए लोग थे, भिन्न भिन्न प्रदेशों से आए हुए लोग थे। उसमें गुजरात से भी लोग थे, उसमें पंजाब से भी लोग थे, उसमें आपके मध्य प्रदेश से थे, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मतलब झारखंड और इवन कर्नाटका, तेलंगाना, वहां तक से आए हुए लोग थे, महाराष्ट्र वगैरह से। सबसे खूबसूरत बात यह थी कि देश के भिन्न भिन्न भागों से लोग आए थे, बड़ी संख्या में लोग आए थे और सबका कहना बिल्कुल स्पष्ट था कि अगर ईवीएम से चुनाव जबरदस्ती कराया गया तो ईवीएम को तोड़ने की हद तक भी जनता जाएगी। ये आखिरी वो है, वहां तक भी जनता जाएगी। इसीलिए इलेक्शन कमीशन का जो घेराव करने का कल कॉल दी गई थी, उसमें बहुत स्पष्ट रूप से यह कहा गया था कि भाई देश की जनता नहीं चाहती है कि देश में ईवीएम से चुनाव हो। और बाकायदा, हम लोग तो कानून के जानकार लोग हैं, इसमें कहीं भी कोई लीगल अड़चन भी नहीं है। कुछ ऐसा नहीं है कि संविधान में संशोधन करना पड़ेगा ईवीएम को हटाने के लिए या कोई और पार्लियामेंट में काम ऐसा करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं। जी, आज भी अगर आप देखें, बहुत लॉजिकल बात है, आज भी देश में चुनाव न केवल ईवीएम से होता है बल्कि ईवीएम के साथ साथ बैलेट पेपर से भी होता है। जी बिल्कुल। आप देखेंगे जो पोस्टल बैलेट है वो क्या है, वो बैलेट पेपर है। बिल्कुल। और पोस्टल बैलेट की गिनतियों में जब आप देखते हैं, जैसे मध्य प्रदेश में हो या उत्तर प्रदेश में हो, वो बीजेपी का कहीं अता पता नहीं होता। नहीं होता, बिल्कुल सही बात है। तो पोस्टल बैलेट और ईवीएम से लगातार चुनाव हो रहे हैं। तो इसका मतलब यह है, ऐसा कोई कानूनी प्रावधान नहीं है कि ईवीएम से ही चुनाव होंगे। आप जिससे चाहें उससे करा सकते हैं, लेकिन अगर आप ईवीएम से करा रहे हैं तो यह साफ है कि आपकी नीयत साफ नहीं है। आप सीधे शब्दों में मैं कहता हूं, आप बेईमान हैं, इलेक्शन कमीशन बेईमान है, सरकार बेईमान है। और सबसे बड़ी जो बात है मयूर जी, कि अब जो तथ्य सामने आ रहे हैं
और मुझे कहने से पहले आपने वो पूरी डिटेल दिखाई है, जो रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं, पूर्व सेक्रेटरी हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। भाई सेक्रेटरी से ऊपर तो कोई पोस्ट होती नहीं है आईएएस की, अगर देखी जाए तो उसका लास्ट प्रमोशन सेक्रेटरी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एक अगर सेक्रेटरी रहे हैं मिस्टर EAS शर्मा, उन्होंने जो चिट्ठी लिखी है इलेक्शन कमीशन को, उसके बाद तो कुछ भी नहीं रह जाता कि इलेक्शन कमीशन नहीं रहा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ मोदी बन गया है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में 7 में से 4 डायरेक्टर बीजेपी के पदाधिकारी, और सबसे बड़ी बात यह है कि पद पर रहते हुए, यानी वो उसके डायरेक्टर के पद पर भी हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में, और वो जो बीजेपी की तरफ से जो जिम्मेदारी है विधानसभा में या वहां, वो भी उसको संभाल रहे हैं। तो जो कंपनी ईवीएम बना रही है, वीवीपैट बना रही है, वो नाम के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, हकीकत में तो ईवीएम बना रही है बीजेपी, या यूं कहो कि मोदी जी बना रहे हैं ईवीएम। चुनाव कौन करा रहा है? कहने को इलेक्शन कमीशन है कि चुनाव तो सरकार ही करा रही है, नहीं मोदी जी चुनाव करा रहे हैं। तो जीत के कौन आएगा? मोदी जी तो जीत के आ रहे हैं। सो इलेक्शन कमीशन की जो स्वतंत्रता थी, जिसके लिए इलेक्शन कमीशन को इतने अधिकार संविधान के अनुच्छेद 324 में दिए गए, आखिर किस लिए दिए गए? इलेक्शन कमीशन का केवल एक काम है कि इलेक्शन के लिए जो भी इस देश में व्यक्ति 18 साल और उससे ऊपर का है, उसकी वोटर लिस्ट में होनी चाहिए। यह उसकी पहली जिम्मेदारी है। और उसकी दूसरी बड़ी जिम्मेदारी है कि इलेक्शन फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन की कोई जिम्मेदारी नहीं है। और अपने इस फर्ज को वो पूरी ईमानदारी से निभा सके, पूरी तन्मयता के साथ, बिना किसी दबाव के, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पक्षपात के निभा सके, उसी के लिए अनुच्छेद 324 में उसे इतनी पावर दी गई है। लेकिन इलेक्शन कमीशन वो न करके सरकार जो चाह रही है, सरकार के इशारे पर वो सारे काम कर रहा है। बहुत अजीब सी बात है कि हमने जब ईवीएम के खिलाफ ये सारे आंदोलन शुरू किया, और वो आपके गुजरात के ही हमारे साथी थे जिन्होंने बाकायदे प्रदर्शन करके दिखाया, मिस्टर पवन, उनकी टीम में कई लोग हैं, लेकिन मिस्टर पवन जिन्होंने दिखाया जंतर मंतर पर 6 जनवरी को प्रदर्शन करके दिखाया कि कैसे घोटाला होता है, वो सारी चीजें दिखाने के बाद इलेक्शन कमीशन मशीन लेके जगह जगह घूम रहा। और उस पर भी बड़े मजेदार बात कि जो दिखाई गई वो मशीन कहां लेकर घूम रहा है, वो मशीन जिस पर लेकर घूम रहा है उस पर लिखा है मोदी की गारंटी। मतलब इससे ज्यादा बेशर्मी और क्या हो सकती है? और इससे ज्यादा सरकार और इलेक्शन कमीशन एक ही है, इसका और मतलब प्रूफ क्या हो सकता है? हर जगह से ये सारी चीजें बिल्कुल क्लियर होती चली जा रही हैं, बावजूद उसके इलेक्शन कमीशन सुनने को तैयार नहीं। ये आप कल इलेक्शन कमीशन का घेराव भी करने की कोशिश की थी कल, क्या वहां कहां तक पहुंच पाए, क्या हुआ वहां? देखिए वो तो चारों तरफ पुलिस लगी थी, बहुत बड़ी मात्रा में पुलिस लगी थी, और चारों तरफ उसको ऐसे बना रखा है जंतर मंतर को, बैरिकेड, 2-2 बैरिकेड लगा के, डबल बैरिकेड लगा के एक तरह से उसको जेल बना रखा है। मतलब वो छोटा सा स्पेस है, आप उसे कह सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा 60-70 मीटर का होगा, और चौड़ाई में वो जितना भी है रोड, इतना, बस इतना ही उसको एक तरह से जेल नुमा बना रखा है। उसके बाहर आप नहीं जा सकते हैं, न पुलिस इतनी होती है कि न जाने देते हैं, पूरी बटालियन लगा रखी वहां पे, ये स्थिति। बिल्कुल बिल्कुल। पर एक चीज तो समझ में आ रही है भानु जी कि ये मूवमेंट जो है वो अपनी जोर पकड़ती जा रही है, आपकी जो है वो लोग जागरूक हो रहे हैं। मयूर जी जागरूक बहुत हो रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए पहले तो सोशल मीडिया के जो छोटे प्लेटफॉर्म थे, जो यूट्यूबर्स थे, वो बेचारे इन सारी चीजों को दिखाते थे। लेकिन जब अब आप जैसे जो बड़े मतलब सोशल मीडिया के बड़े चैनल हैं, बड़े सम्मानित चैनल हैं, आप हैं, द न्यूज लॉन्चर हैं, और आप देखिए कि वो उल्टा चश्मा जो उनका है, तो ये सब लोग जो अब दिखाने लगे हैं, इवन 2 एपिसोड तो उन्होंने पुण्य प्रसून वाजपेयी जी ने दिखाए हैं इस पर,
हाँ, एक हमारा पूरा दिखाया था, और एक जब ये ईवीएम लेके घूम रहे हैं उसका कंपैरिजन करके उन्होंने दिखाया था जी। सो इस बार इस तरह से जो आवाज उठ रही है, और आप तो आपका 4 PM तो मैं समझता हूं पहले से पहले ही दिन से लगातार जो आवाज उठा रहा है, तब ये आवाज लगातार गूंजने लगी। सो और इस आवाज की गूंज कहां तक है, ये इनकी कल्पना में नहीं, ये तो हम लोग जानते हैं जो डायरेक्ट पब्लिक से जुड़े हैं, और हमारे पास लगातार कॉल आ रही है। ये जो आपने देखा है नजारा कल जो मिस कॉल का कुछ अभियान चलाया था, आप दर्शकों को बता सकते हैं कितने लोगों ने अपने आप को रजिस्टर करवाया होगा उसमें? मिस कॉल में अब तक जो हमारे सामने है, मैं कल का आपको बता रहा हूं, वो 8 लाख के लगभग कॉल आ चुकी है मिस कॉल की जी। ये उससे अलग है जो हमने पहले 5 दिन जो चलाया था, उस समय हम उसको हमें नहीं मालूम था कि टेक्नोलॉजी क्या है, कैसे है। उसकी वजह से क्या हुआ कि कॉल बहुत आ रही थी, लेकिन रजिस्टर जो है वो दिन में करीब 10,000 12,000 के लगभग हो रही थी। लेकिन वो है वो उसके एक चीज हमको ये बताइए ना भानु जी, अब एक क्योंकि हम लोग सब जो है पब्लिक, मतलब जनता और देश के नागरिकों के लिए ही और उसके भले के लिए ही जो कोशिश कर रहे हैं। हमारा कोई निजी स्वार्थ ना आपका है ना मेरा है, कोई किसी का, ना हमारे चैनल का, ना किसी का है। देश की जनता और देश के भले के लिए ये हम मुहिम उठा रहे हैं। मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, मैं पूछता रहता हूँ, मैं आपसे भी आपकी राय जानने के लिए पूछ रहा हूँ। राहुल गांधी साहब जो हैं बड़े भले मानुस दिखते हैं, सज्जन व्यक्ति दिखते हैं, कोई इसमें दो राय नहीं है। वो पहले भारत जोड़ो यात्रा की, अब वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं। वो इस मुद्दे पे क्यों नहीं बोल पा रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, ये बहुत अफसोस की बात है, मैं तो इसे बहुत अफसोस की बात कहूंगा, और मैं आपकी बात से सहमत हूं कि राहुल गांधी निश्चित रूप से एक भले व्यक्ति हैं। मैं तो बल्कि ये भी कह सकता हूं कि राजनीति की जो गंदगी लोगों पे चढ़ जाती है, वो उस इंसान पर अभी तक नहीं है, मेरी जानकारी, मेरी समझ के हिसाब से। ऐसी स्थिति में, और लोग उनको बहुत सुन भी रहे हैं, लोग उनके साथ जुड़ भी रहे हैं, लेकिन जो काम मेरे विचार में उन्हें करना चाहिए था वो ना करके जो वो काम कर रहे हैं, उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि देश की जनता आपको अपने आप ही वोट दे रही है, क्योंकि देश की जनता के सामने जो दिक्कत है, आप महसूस करें ना करें, लेकिन उससे मालूम है और वो समझ रही है। इतनी समझदार तो है ही कि उसे वोट किसको करनी है, कैसे करनी है, इतनी समझदार तो है ही। लेकिन जब उसकी वोट लूट ही ली जाती है, जब उसकी वोट का कोई मतलब ही नहीं रह गया है, तब आप कितनी भी यात्रा निकाल लें, पूरा देश भी आपको वोट दे दे, तब भी आप नहीं जीत पाएंगे, नहीं जीत पाएंगे। और वैसे भी आप देखिए, कांग्रेस को पिछले लोकसभा चुनाव में 12 करोड़ से ज्यादा वोट मिले, तो एक मतलब देश में आप वोटों के हिसाब से दूसरे नंबर की पार्टी तो है ही ना। बेशक सीट आपकी 50 है, लेकिन वोटों के हिसाब से तो है ही ना। और इस बार जो माहौल बना है, मैं अभी विश्वास के साथ कह सकता हूं, जिस तरह से लोगों का झुकाव कांग्रेस की तरफ हुआ है, उनका वोट लगभग, मैं आज की तारीख में कह सकता हूं 15 करोड़ के आसपास तो आज की तारीख में है। आपको इस वोट को संभालने की जरूरत है, और वो वोट जब ही संभलेगा जब आप सही मुद्दे पर लड़ेंगे, सड़क पर आएंगे। और इस समय ईवीएम से बड़ा और ईवीएम से महत्वपूर्ण मुद्दा कोई नहीं है। और ये दिक्कत बड़ी सामने है कि राहुल गांधी जी के पिताजी स्वर्गीय राजीव गांधी जी के जो तकनीकी सलाहकार रहे हैं, सेम पित्रोदा साहब, जब इस देश में जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो क्रांति है उसे लाने वाले, कंप्यूटर को लाने वाले सेम पित्रोदा हैं, वो जब खुल के कह रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय मंच पर कह रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय मीडिया को इनवाइट करके कह रहे हैं कि विपक्ष को एकजुट होकर ईवीएम के खिलाफ सड़क पर उतरना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए, बावजूद उसके राहुल गांधी नहीं समझ पा रहे हैं। ये बड़े दुख की बात, मुझे इससे ज्यादा अफसोस कुछ नहीं हो सकता। हालांकि हमने बार बार उनसे मिलने की कोशिश की है, पर अफसोस ना तो वो, ना सोनिया गांधी जी और ना ही खड़गे साहब। मैं पिछले 5 महीने से लगातार उनसे बात करने का प्रयास कर रहा हूं, मिलने का प्रयास कर रहा हूं, कोई समय देने को तैयार नहीं। ये तो विडंबना है, ये बड़ी विडंबना की बात है ये कि अगर आप किसी से मिलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, ऐसा तो है नहीं आप सर्वज्ञानी हैं या मैं सर्वज्ञानी हूं। कुछ चीजें आप जानते हैं, कुछ हम जानते हैं, कुछ आप सहयोग, आप संघर्ष कर रहे हैं, कुछ हम कर रहे हैं, मिलजुल के सब लोग एक जो मेन मुद्दा है उस पर संघर्ष करेंगे,
तभी उसका हल निकल पाएगा, लेकिन कोई मिलने को तैयार नहीं। और दूसरी एक बात जो मेरे ध्यान पे आ रही है वो ये है कि जितनी और भी विपक्ष के लोग हैं, है ना, और जितनी भी पार्टीज हैं, वो सब पार्टी में भी बोल देते हैं, ट्वीट कर लेते हैं, अखिलेश यादव ट्वीट कर लेते हैं, मायावती ट्वीट कर लेती है, ठीक है, लेकिन कोई विपक्ष के भी कोई लोग, चाहे सपा हो, बसपा हो, आरजेडी हो या जेडीयू हो या तो टीएमसी हो या एनसीपी हो या शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली हो, कोई भी हो, ये लोग भी मिलजुल कर जो है इस मशीन नाम का जो दैत्य है उसके खिलाफ कुछ भी करते नजर नहीं आ रहे। कारण समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी। मयूर जी, जहां तक मायावती जी का है सवाल, जहां तक मायावती जी का सवाल है, वो तो आज की तारीख में बीजेपी के पाले में है, बीजेपी के साथ हैं, बीजेपी जैसा कहेगी या यूं कहो कि मोदी जी जैसा कहेंगे, मायावती जी वही करेंगे। मुझे इसे कहने में कोई झिझक नहीं है, कोई संदेह नहीं है। रही बात और पार्टियों की भी, कह रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन ये लड़ाई सड़क की है। सड़क पर ट्वीट नहीं चलता, सड़क पर आदमी को खुद आना पड़ता है अपनी टीम के साथ, अपने लोगों के साथ, और वो लोगों को दिखता है जब आप बोलते हैं खुल के, तब समझ में आती है कि लड़ाई है। आंदोलन ट्विटर पे नहीं होते, आंदोलन फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे नहीं होते, आंदोलन तो हमेशा सड़क पर होते हैं, और तभी लड़ाई लड़ी और जीती जाती है। ये सबको समझना पड़ेगा, और अगर ये आज नहीं समझेंगे और देश तबाह होता है तो उसकी बर्बादी में ये तमाम विपक्ष के लोग जो आज घरों में बैठे हैं, ये सारे के सारे गुनहगार होंगे। गुनहगार होंगे, बिल्कुल। क्योंकि हमने चंडीगढ़ का उदाहरण देख लिया अभी परसों का, चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव में जो खुलेआम किया वो हम सबने देखा, और इनको कोई शर्म और लाज लज्जा तो है नहीं। मतलब वो तो पूरी बेशर्मी पर वो उतरे हुए हैं जी। तो इसीलिए वो जो हमारी बात है वो और उसको बल मिलता है कि हाँ भाई, ये उनको, इनका काम सिर्फ चुनाव जीतना है, कैसे भी करके, चाहे ऐसे या वैसे, पर जीतना है। तो ये किस हद तक जा सकते हैं। तो अच्छा, अब आम आदमी पार्टी चिल्ला रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी भी ईवीएम को लेकर कुछ बोलती हुई नजर नहीं आ रही है। ये गजब की बात है। जब आप बोलेंगे नहीं ईवीएम के विषय में, जब आप इस सच्चाई को नहीं समझेंगे कि एक पार्टी को या एक पार्टी विशेष के एक व्यक्ति को सत्ता की इतनी हवस है कि वो किसी भी हद तक जा सकता है उसे हासिल करने के लिए, और ये समझकर आप सड़क पर आंदोलन नहीं करेंगे तो आप कैसे बचा पाएंगे अपनी पार्टी को, कैसे बचा पाएंगे इस देश को। मकसद केवल चुनाव जीतना भर नहीं है उसका मकसद जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको भी खत्म करना है। वो ये सोच रहा हो कि किसी को बख्शेंगे, मोदी किसी को बख्शने वाले नहीं, किसी को भी। सब पार्टियां भी खत्म होंगी और देश तबाह होगा ही होगा। और ये जो चंडीगढ़ का उदाहरण है, मैं समझता हूं ऐसे उदाहरण कई है, पर ये तो बिल्कुल आंखों के सामने है। इससे बड़ी बेशर्मी, गुंडागर्दी अगर सीधे शब्दों में कहो तो क्या है कि कैमरे के सामने सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है और कैमरे के सामने आप ये सब कुछ कर रहे हैं। अभी तक तो मैं समझता हूं जिस व्यक्ति ने किया है उसके खिलाफ एफआईआर होकर उसे अरेस्ट किया जाना चाहिए था, जेल भेज देना चाहिए था उसे, जिस व्यक्ति ने ये किया है। और उसके साथ साथ जो भी उसमें साड़ में शामिल हैं, जो उसको भगाने में शामिल हैं, जब उसने वो बैलेट पेपर लेके वहां से भागा है और उसके बाद में एक व्यक्ति ने कहा तू भाग भाई यहां से, और उसका दरवाजा बंद किया, ये सारे के सारे लोगों के खिलाफ एफआईआर होके ये अब तक जेल के अंदर होने चाहिए थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ और कुछ नहीं हो रहा। बावजूद इसके समझ में नहीं आ रही। आप देखिए जो आपने दिखाया था ES शर्मा साहब का, वो कितना गंभीर अपराध है। यानी जो BEL कंपनी जो ईवीएम बना रही है, जो वीवीपैट बना रही है, और उसमें जो सीक्रेट इनक्रिप्टेड सोर्स कोड है उसको डेवलप कर रही है वो सारी की सारी, जो चिप से कनेक्टेड है वो सारी प्रक्रिया वो कर रहे हैं, तो इलेक्शन कैसे नहीं जीतेंगे। तभी मोदी जी कहते हैं ना कि अब की बार इतने पार और अब की बार 400 पार, और इस बार तो उन्होंने जो कहा 400 पार की तो अब दोबारा से कहने लगे, नहीं तो उन्होंने कहा था कि सारी सीटें जीलेंगे, मतलब 543 लोकसभा की सीटें जीतने की बात वो कह रहे हैं। इसीलिए कह रहे हैं ना कि कौन बना रहा, जो कुछ कर रहा हूं मैं कर रहा हूं ना, जो कुछ भी कर रहा हूं। एक उसमें
बीजेपी का ओबीसी सेल का नेशनल सेक्रेटरी है, जो पार्थ सारथी है, पीए पार्थ सारथी। और एक जो है, एक मतलब वहां का जो जिलाध्यक्ष है गुजरात के, उसका राजकोट का, और वो महिला जो है श्यामा सिंह, वो बिहार की जो है वो रही है पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष। और जो बनारस के हैं उनके साथी जो है, वो बनारस के जो है वो वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं पार्टी के। इस तरह के लोग इस सारी प्रक्रिया में हैं, तो मैं ही तो मशीन बनाने वाला, मैं ही चुनाव कराने वाला, तो मैं ही जीत के आऊंगा, दूसरे को कैसे जीतने दूंगा? और दुख की बात, पीड़ा की बात, तकलीफ की बात ये कि विपक्ष बिल्कुल इसमें अभी भी जो है, जो उसको न्याय अगर दिलाना है ना देश को और देश की जनता को, तो ये सबसे बड़ा अन्याय है। क्या कहेंगे आप? ये जो मशीन का उपयोग, ये सबसे बड़ा मयूर जी, मैं तभी तो कह रहा हूं कि अगर देश तबाह होता है तो विपक्ष भी उतना ही बड़ा गुनहगार होगा। दूसरी बात कि ये केवल विपक्ष को ही नहीं दिख रहा, ये तो इस देश की अदालतों को भी तो नहीं दिख रहा। आपने तो प्रमाण से ही दिखाया। यश शर्मा साहब का जो लेटर है वो तो एविडेंस है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, वो तो कोई फ्रॉड नहीं है ना। सो ये सारी की सारी चीजें कोर्ट को भी नहीं दिख रही, और ये कोर्ट की जिम्मेदारी है कि देश के संविधान को, देश के लोकतंत्र को बचा के रखे। उसके अगेंस्ट कहीं भी कुछ भी हो रहा है, उसे सेव करने की जिम्मेदारी कोर्ट की है। तो ना कोर्ट को दिख रहा, ना विपक्ष को दिख रहा, सब कुछ सबकी आंखों के सामने खुलेआम हो रहा है। तो भानु जी, फिर कोई उम्मीद तो, मतलब कोशिश तो हम करते रहेंगे, हम और आप मिलके, और देश की जनता को भी जागरूक करने की कोशिश करते रहेंगे। लेकिन क्या लगता है, कोई उम्मीद है कि 2024 का चुनाव ये ईवीएम से ना हो, या तो फिर वीवीपैट से पर्चियां गिनी जाए? ऐसा लगता है कि नहीं होगा? क्या लगता है आपको? मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं मयूर जी, आप मेरी बात को रिकॉर्ड कर लीजिए और दिखाइए। 2024 का चुनाव हम लोग किसी कीमत पर भी ईवीएम से नहीं होने देंगे। 2024 का चुनाव अगर होगा तो केवल और केवल बैलेट पेपर से होगा। हम लोग इस आंदोलन को उस ऊंचाई तक लेकर जाएंगे और देश भर में यह आंदोलन होगा। ये जन आंदोलन का रूप लेगा, उससे कम में बात होगी नहीं। सो विपक्ष को भी आज नहीं तो कल आना ही पड़ेगा, मजबूर होकर आना ही पड़ेगा। वो भी इस आंदोलन में हिस्सेदार होगा, मुझे पक्का विश्वास है। नहीं तो जो हम सरकार के खिलाफ कर रहे हैं, जो हम इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कर रहे हैं, वही प्रदर्शन, वही विरोध विपक्षी पार्टियों के खिलाफ भी होगा। हम किसी भी कीमत पर इस बात को इस बार बर्दाश्त नहीं करेंगे। देश भर में वकील बहुत बड़ी संख्या में इस आंदोलन से जुड़ चुके हैं, इसमें शामिल हो चुके हैं, अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार हो चुके, कमर कस ली। सो कोई आए ना आए, मैं इतना तो विश्वास रखता ही हूं, और देश को भी विश्वास होगा, और आप भी मानते होंगे कि अगर वकील सड़क पर आ जाएंगे तो फिर कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। वो बात सही है जी। और एक हम 25 फरवरी को दिल्ली में हम लोग इकट्ठे होंगे मंडी हाउस पर। मंडी हाउस का जो बहुत बड़ा गोल चौराहा है, वहां पर इकट्ठे होंगे, और वहां से हम प्राइम मिनिस्टर का घेराव करने के लिए चलेंगे। और वो प्रदर्शन जो आपने कल देखा है, इससे कहीं ज्यादा बड़ा प्रदर्शन होगा। प्राइम मिनिस्टर का घेराव होगा इस बार। वैसे नहीं तो छोड़ेंगे हम अपनी कमी, प्रयास में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, पूरी ताकत से देश को बचाने की और देश की जनता के हक को बचाने की कोशिश करेंगे, और मुझे विश्वास है हम इसमें सफल होंगे। नहीं, बहुत जरूरी है कि ये लड़ाई सफल हो, बहुत जरूरी है। क्योंकि विपक्ष का प्रॉब्लम क्या हो गया है भानु जी, कि विपक्ष को उलझा दिया है ईडी में। जैसे नीतीश बाबू इधर से उधर पलटे कि लालू जी को नहीं मयूर जी, देखिए, ये विपक्ष की अपनी विडंबना है कि वो इतनी बात से डर जाता है जी। क्या बेईमानों की संख्या बीजेपी में कम है क्या? भ्रष्ट लोगों की संख्या बीजेपी में कम है क्या? मैं देखो, आप अपने अनुभव से, इतने समय से आप पत्रकारिता में हैं, मैं 30 साल से वकालत कर रहा हूं, राजनीति भी देख रहे हैं। विपक्ष से कहीं ज्यादा बड़े बेईमान
घोटालेबाज, भ्रष्टाचारी आज की तारीख में बीजेपी में है। और मैं अगर कहूं तो इनके सबके सरदार प्रधानमंत्री मोदी हैं। आप कहते हैं कि आप बड़े स्वच्छ हैं, भाई बेईमानों को, भ्रष्टों को, जिन पे आप ही आरोप लगा रहे हैं, भाई इन पे अजीत पवार वगैरह पे 70,000 करोड़ का आरोप किसने लगाया? प्रधानमंत्री ने। जो बाकी और जितने भी नेता रहे जिन पे किसने लगाया? ईडी किसने भेजी? जो शिंदे आज की तारीख में मुख्यमंत्री बने बैठे महाराष्ट्र के, किसने भेजी? आपने भेजी। आपने उन पर आरोप लगाया बेईमान है, और आप उन्हें लाके मुख्यमंत्री बना रहे हैं, उप मुख्यमंत्री बना रहे हैं। सो कौन कह सकता है कि देश का प्रधानमंत्री भ्रष्ट नहीं है? मैं तो खुल के कहता हूं, इस देश का प्रधानमंत्री इतना बड़ा बेईमान, झूठ के साथ साथ और भ्रष्ट है कि आपने कम से कम इस देश में इतना बड़ा बेईमान और भ्रष्ट देखा नहीं होगा, आपकी कल्पना में नहीं है। पीएम केयर फंड से लेकर बाकी सारी चीजों को लेकर आज की तारीख में जो कुछ भी हो रहा है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन को पूरी तरह से अपने कब्जे में करने वाली बात हो कानून बना के, और चाहे बीएल में ये सब कुछ अपने कंट्रोल में मशीन बनाना है, सब कुछ आप देखेंगे एक से एक चीज लगातार जो खुलती हुई जाएंगी। इनसे बड़े बेईमान आपको कहीं धरती पर नजर नहीं आएंगे, पर फिर भी विपक्ष क्यों डर रहा है मेरी समझ में नहीं आता। वही एक सवाल है। और एक आखिरी में एक सवाल पूछना था कि आंदोलन को देशव्यापी बनाने को लेकर क्या क्या आप कर रहे हैं? अगर जनता को, नागरिकों को बताना चाहें कि कैसे पहुंच सकते हैं आप तक, तो वो भी एक आयोजन बता दीजिए इसको देशव्यापी। हम लोग जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से हम लगातार जो भी नई चीजें आती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह, वो हम लोग कर रहे हैं। लगातार पब्लिक मीटिंग्स कर रहे हैं, कॉर्नर मीटिंग्स कर रहे हैं, और हमने अब तक 14 स्टेट्स में टीम भी बना दी है, स्टेट वाइज टीम बना दी है। अब हम इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी टीम बनाने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। और ये जो हमारा लोगों तक पहुंचाने का है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर ये धरना प्रदर्शन होगा, और वो धरना लगेगा तो परमानेंट लगेगा, जैसे शाहीन बाग में लगा था उस तरह से चलेगा। ये हमारी बाकायदा पूरी रणनीति है, और इंप्लीमेंट हमने करना इसको शुरू कर दिया है। ठीक सर, इस तरह से हम लोग कर रहे हैं। लगातार बड़े बड़े जो मतलब रैलियां हैं स्टेट्स में, स्टेट्स की राजधानी में, वो भी हम लोग शुरू कर चुके हैं। लगातार वहां पर भी हम लोग जा रहे हैं। जैसे अभी आप देखें कि 4 तारीख को जो हमारी एक बड़ी जो मीटिंग है, होने वाली पब्लिक मीटिंग है, वो लखनऊ में है। 6 तारीख को भोपाल में है। उसके बाद 9 तारीख को हमारी कोशिश है, अभी तक कंफर्म हो नहीं पाई है, पर मुझे उम्मीद है कि वो हो जाएगी। 9 तारीख को खुद अहमदाबाद में, गुजरात में है। इसके अलावा हमारे 2 तारीख को, मैं आज ही निकलूंगा, 2 तारीख को गोवा में है हमारी मीटिंग, पब्लिक मीटिंग है। और 18 फरवरी को हमारी एक बड़ी पब्लिक मीटिंग बॉम्बे में आजाद मैदान जो है उसमें है। तो ये सारी चीजें अभी तक कंफर्म है। देन आगे देखेंगे कि किस तरह की स्थिति है। तो लगातार हम लोग, और साथ में इसमें एक और है कि एक मतलब रथ यात्रा भी हम पूरे दिल्ली और एनसीआर में निकालेंगे, और इसके अलावा कहां संभव हो सकेगा वो देखेंगे। तो हम लोग अभी ये सारी प्लानिंग कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। ये बड़ा जरूरी था, क्योंकि देश में मतलब अलग अलग प्रदेशों तक भी पहुंचना बहुत जरूरी हो जाता है इस मूवमेंट का, इस आंदोलन का। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत हम लोग दर्शकों को बताते हैं, हम बहुत सुबह बैठ के बात कर रहे हैं अभी तो नहीं, मैं तो जनरली 4 से 5 बजे के बीच में मैं उठ जाता हूँ अपने आप। मैं 6 के आसपास उठ जाता हूँ, तो बहुत सुबह का रिकॉर्डिंग है हमारा। और निकाला, और देश, हमारी दर्शक और देश की जनता, नागरिकों के लिए आपने बहुत सही बातें बताई। और बस उम्मीद है कि ये जो आंदोलन है ये हम सबका है, इस देश के नागरिकों का है, और ये आंदोलन सफल हो और फेयर एंड स्क्वायर एंड फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन देश देख पाए। ये बहुत जरूरी, फिर चाहे कोई भी जीते उससे फर्क नहीं पड़ता, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई देश की जनता जिसको चाहती है उसे जिता है। और मैं तो मयूर जी इतना ही समझ पाया हूं कि देश की जनता के पास केवल और केवल ये 3 और 4 महीने ही हैं। अगर लड़ लिए ईमानदारी से तो देश बच जाएगा, नहीं लड़े तो तबाही सबकी आंखों के सामने होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर आपसे, और आप अहमदाबाद आ रहे हैं तो फिर बिल्कुल मिलेंगे। अहमदाबाद अगर आते हैं तो मुलाकात तो जरूर होनी है, बिल्कुल होनी है, जरूर। कभी शुभकामनाएं आपको, इस मुहिम को बहुत सफल बनाए, ऐसे शुभकामनाएं भी आपको देते हैं। थैंक यू आपको भी और आपकी टीम को भी। जी जी जी, थैंक यू सर। तो दोस्तों, ये बातचीत आपने सुनी भानु प्रताप सिंह साहब के साथ, और
जैसे कहा उन्होंने कि ये पूरे देश में ये इसको फैला रहे हैं, स्टेट वाइज 14 स्टेट में उनका बॉडी बना है, बाकी स्टेट में बन रहा है। अगर आप चाहते हैं देश में आपके मत का सही उपयोग हो, कि कम से कम आपको बतौर नागरिक ये पता तो हो कि जिसको आपने वोट दिया है वो वोट क्या वहीं तो जा रहा है, तो वो तो बैलेट पेपर से ही हो सकता है, बाकी किसी और कोई तरीका नहीं। और दुनिया में जितने भी विकसित और अच्छे बड़े डेवलप कंट्रीज है, कोई भी जो है इस मशीन नाम के दानव का उपयोग नहीं करता है। हमको क्या जरूरत है? तो मुझे लगता है कि मैं तो अपील भी करता हूं कि इस मुहिम में जुड़िए, अपने अपने अधिकार का उपयोग सही तरह से होना चाहिए। और साथ में अगर आपको लगता है कि आपकी जिम्मेदारी भी बनती है कि अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो उसका विरोध करना चाहिए, तो ये बात जो है विरोध करने के लायक है, बिल्कुल इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो इसका विरोध करें और जुड़े इस मुहिम में। और 4 PM तो आप जानते हैं कि हम इसको तो लगातार इसको उठाते रहते हैं, पहले से उठा रहे हैं, और इसको इस मुद्दे को हम छोड़ने वाले हैं नहीं, क्योंकि इससे जो एक्चुअल अन्याय जो है देश के नागरिकों के साथ, वो ये ईवीएम से हो रहा है और गवर्नमेंट मशीनरी से हो रहा है, तो इसका हम विरोध करते हैं। तो बातचीत कैसी लगी? आप अपनी बात जो है, सोच विचार जो भी आपके मन में आते हो, कमेंट करके लिखिए, नीचे लिख के हमको बताइएगा। और बात अगर आपको हमारी पसंद आ रही हो तो फिर इस वीडियो को लाइक करें, इसकी लिंक को फिर हो सके उतना शेयर करिए। तो ये बात जो है ये देश की जनता के काम की बात है, हम सब के काम की बात है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये फैल जाएगी, पहुंच जाएगी। और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।